नमस्कार, आप देख रहे हैं विस्टार न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। उत्तर प्रदेश में चुनावी बयार इस कदर तेज बह रही है कि पता नहीं कौन सी बात कब निकले, और जो बात निकल रही है वो बहुत दूर तलक जाएगी और जा भी रही है। हर नेता अपने तरफ से बयान दे रहा है और कुछ न कुछ समीकरण के तहत साधने की कवायद कर रहा है। विपक्ष के नेता के तौर पर अखिलेश यादव इस समय 400 से अधिक सीट जीतने का दावा कर रहे हैं और उस दावे और प्रतिदावे में एक बयान उन्होंने दिया है। उन्होंने कहा क्या है और उनके कहने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित वो तमाम नेता जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और सरकार में मंत्री भी हैं, मोहसिन खान की बात कर रहा हूं, मोहसिन रजा, उन्होंने प्रतिक्रिया भी दी है। पहले अखिलेश यादव ने क्या कहा ये सुनिए और उसकी प्रतिक्रिया में मोहसिन रजा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा वो भी सुनिए। जिन्ना एक ही संस्था में पढ़ करके बैरिस्टर बन करके एक ही जगह पर पढ़ाई लिखाई की उन्होंने, वो बैरिस्टर बने, उन्होंने आजादी दिलाई। उन्हें किसी भी तरीके से अगर किसी का भी संघर्ष करना पड़ा होगा तो विभाजनकारी जिन्ना को सरदार पटेल जी, नेहरू जी और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से उनके विचारों को मिलाना, ये मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी की और उनके मुखिया की बहुत इमेच्योर सोच है। उन्हें शायद इतिहास के बारे में नहीं पता है कि जिसने देश का विभाजन कराया हो, जिसने देश के टुकड़े किए हो, उसको अखंड भारत की विचारधारा के महापुरुष से मिलाना, ये देश के महापुरुषों का अपमान किया है अखिलेश जी ने। उनको पूरे देश से माफी मांगना चाहिए और साथ साथ हम सबको ये समझना चाहिए कि अभी देश के अंदर जिन्ना की विचारधारा लोगों के मनों में है, दिलों में है। उस विचारधारा से हम सबको बचना है क्योंकि ये समाजवादी नहीं है, ये जिन्नावादी सोच है जिसको लेकर समाजवादी पार्टी आगे बढ़ रही है। तो सुना आपने अखिलेश यादव ने क्या कहा और मोहसिन रजा ने उस पर क्या प्रतिक्रिया दी। अखिलेश भाई को जिन्ना की शरण में क्यों जाना पड़ा, ये तो अब पूछना ही पड़ेगा ना। ये सच है कि हिंदुस्तान की आजादी में जिन्ना का योगदान बताया जा सकता है, लेकिन मौजूदा संदर्भ में जिन्ना क्यों अखिलेश यादव के लिए हीरो बन रहे हैं और वो क्यों ऐसा करना चाहते हैं। आज इसी मुद्दे पर हम जाने माने इतिहासविद प्रोफेसर कपिल के साथ बातचीत करेंगे। प्रोफेसर कपिल, आपका बहुत बहुत स्वागत एबी स्टार न्यूज में। जिन्ना की शरण में जा चुके हैं अखिलेश यादव, क्या मायने हैं इसके सर? देखिए, ऐसा है कि लगता है इनको पाकिस्तान से किसी ने, जो पाकिस्तान में जिस तरीके का इतिहास पढ़ाया जाता है ना, वो किताबें अखिलेश को लाके देती है पढ़ने के लिए। वो तो कहते हैं कि औरंगजेब के जमाने औरंगजेब ने पाकिस्तान बना दिया था, ये वहां पे बच्चों को स्कूल में पढ़ाया जाता जी। अब ये जो कह रहे हैं कि जिन्ना अंग्रेजों से लड़े थे, भैया मुझे ये बताएं कब लड़े थे अंग्रेज, कौन से आंदोलन में इन्होंने देश को हिस्सा दिया था और कौन सा आंदोलन इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ किया था जी। 16 अगस्त 1946 के दिन इन्होंने डायरेक्ट एक्शन डे की घोषणा की थी कि अगर पाकिस्तान नहीं बना तो हम डायरेक्ट एक्शन डे करेंगे। और उस डायरेक्ट एक्शन डे के दिन कलकत्ता में जो कत्लेआम हुए थे जी हिंदुओं के, जरा अखिलेश जी से कहिए, जरा पूछ ले, वो उस जमाने के अखबार निकलवा के देख ले। डायरेक्ट तब तक तो भारत आजाद नहीं हुआ था ना जी उन अखबारों के अंदर क्या प्रकाश थे उस समय के छपे हुए हैं जी और क्या भाषण छपे हुए हैं जिन्ना के और लिया बली के, जी। उनको देख ले। और ये अखिलेश, मुझे याद है बचपन में वो नारा मैंने भी सुना था कि लड़के लिया था पाकिस्तान, हंस के लेंगे हिंदुस्तान। ये अखिलेश जो है, ये वो हंस के लेंगे हिंदुस्तान वाली जो कहानी है ना, उसको आगे बढ़ा रहे हैं। ये वो हाथ कर रहे हैं जी कि जब भारत इन पर आक्रामक हमला करते थे जी तो वो तो हिंदुस्तान जीतने के हिसाब से चल के आते थे, जी लेकिन ये छोटे छोटे राजा जो हैं कि मेरा राज बचा रहा है, देश चाहे बाहर में, ये अखिलेश कर रहे हैं।
जी। कश्मीर के अलगाववादियों अलगाववादियों के खिलाफ बोलते सुना है आपने? और अगर ये देशभक्त होते हैं तो एक वो पन्नू करके है, वो खालिस्तानी अमेरिका में बैठा हुआ, उसने एक वक्तव्य दिया था कि बंगाल और महाराष्ट्र को अपने को भारत से अलग कर लेना चाहिए। ठीक है। ये अपने आप को बहुत बड़ा नेता बताते हैं अपनी पार्टी को, और उसका इन्होंने क्या उसके वक्तव्य को एक बार भी चैलेंज किया? सर आप इतिहासविद हैं, आप इतिहासविद हैं, अब हम कुछ समझना चाहते हैं, क्योंकि सर मैं भी इतिहास का विद्यार्थी रहा हूं। जो बातें समझ में आती हैं कि जिन्ना नेहरू से ज्यादा बेहतर थे कम से कम आजादी के संघर्ष तक, ये एक मिथक है या इसमें सच्चाई है? जिन्ना ज्यादा क्या थे? जिन्ना नेहरू से ज्यादा प्रोग्रेसिव माइंडसेट के थे और वो पाकिस्तान नहीं बनाना चाहते थे। जी जी। देखिए 1930 से पहले का जिन्ना और 1930 के बाद का जिन्ना, बिल्कुल बिल्कुल, इन दोनों चीजों में फर्क है। जिन्ना ने खिलाफत आंदोलन का भी विरोध किया था जी जिसका भारत से कोई लेना देना नहीं। जी। ये बौद्धिकता का सवाल था। जिन्ना का दिमाग नेहरू से कहीं ज्यादा तेज था। हाँ 1927 के अंदर जब साइमन कमीशन के बाद में जिन्ना ने अपनी 14 मांगे रखी थी, जी। तो उस समय भी वो मांगे हर संप्रदाय रख रहा था। और ये कांग्रेस जो अपने आप को बहुत सेकुलर बताती है, जो कि लखनऊ समझौता 1916 में कर चुकी थी मुस्लिम लीग के साथ में, जी 1927 में इन्होंने जिन्ना की डिमांड जो है वो छोड़ दी। ठीक है। और उसके बाद जिन्ना जो है यहाँ की राजनीति छोड़ करके इंग्लैंड चले गए वकालत करने। ठीक है। जाने देते उन्होंने फिर शुरू कर दिया कि वो तो अवसरवादी था, वो चला गया और वो हो गया। तो लियाकत अली जिन्ना को वापस लेके आते हैं इंग्लैंड से, ठीक है। राजनीति करने के लिए। ठीक है। लेकिन उस समय में भी जिन्ना ने, जब जिन्ना से पूछा गया, जब ये रहमत अली ने नक्शा लगाया था ऑक्सफोर्ड के अंदर पाकिस्तान का, जी तो जिन्ना ने कहा था कि ये बच्चों की स्कीम है। इकबाल ने जब पाकिस्तान की बात की तो जिन्ना ने कहा था शायर के अल्फाज है। परिवर्तन कहां से आया? 1937 से। ठीक है। कांग्रेस ने एक समझौता किया यूपी में मुस्लिम लीग के साथ जी कि चुनाव का नतीजा जो भी हो हम दोनों मिलकर सरकार बनाएंगे। ठीक है। चुनाव में मुस्लिम लीग मिल गई मुस्लिम लीग से, और मुस्लिम लीग ने यह मांगा कि जो जुमला चुनाव से पहले का वायदा था दोनों मिलकर सरकार बनाएंगे। नेहरू ने उसको मना कर दिया। ठीक है। इसीलिए सितंबर 1939 में जब कांग्रेस मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दिया था, जी तो जिन्ना ने मुक्ति दिवस मनाया था। ठीक है। और उसके बाद 1940 में इन्होंने जो है पाकिस्तान की डिमांड रखी। डिमांड रख दी, बिल्कुल सही, बिल्कुल और सही। पाकिस्तान की डिमांड रखने के बाद में सबसे पहला व्यक्ति कांग्रेस का जिसने पाकिस्तान की डिमांड का समर्थन किया था वो थे राजगोपालाचारी जी। उन्होंने फार्मूला दे दिया था बकायदा। और एक बात मत भूलिए कि पूरे दुष्यंत युद्ध के दौरान जिन्ना और मुस्लिम लीग ने अंग्रेजों का पूरा समर्थन किया था। 42 के भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया था, आजाद हिंद फौज का विरोध किया था। और जिस समय माउंटबेटन जो है भारत का गवर्नर जनरल बना के भेजा गया वाइसरॉय, तो वो चर्चिल से मिलने गया था जी। और खुद माउंटबेटन के जनरल में लिखा हुआ है कि चर्चिल ने मुझसे कहा कि मेरे मुसलमान दोस्तों का ख्याल रखना, और मैंने कहा जरूर रखूंगा। और माउंटबेटन एक ही उद्देश्य से आया था कि भारत का बंटवारा करवाना, विभाजन करवाना। जी। और विभाजन के बाद आप ये देखिए कि जो मैंने 16 अगस्त का दिन बताया आपको 1946 का, जी कि जो दंगे मुस्लिम लीग ने करवाए, सारे गुंडे बदमाश इकट्ठे करके कलकत्ता में कत्लेआम जो करवाए, उसके बाद मार्च 1947 में लाहौर में करवाए, नोआखली में करवाया, सारी दुनिया जानती जी। क्या किया इन्होंने। तो ये देश की आजादी के लिए लड़े थे, ये पाकिस्तान बनाने के लिए लड़े थे। तो अखिलेश का आधार क्या है? इतना बड़ा आधार उन्होंने बताया कि मैं आधार बता तो रहा हूँ आपको जी कि अखिलेश ने, कोई लगता है पाकिस्तान में लिखी हुई किताब पढ़ ली है।
किताब ये भी समझाइएगा कि पाकिस्तानियों ने लियाकत अली का कत्ल कर दिया था, और ये भी समझाइएगा कि जब जितने भी वहां पे जो है प्रजातंत्र की बात करते हैं, भुट्टो को फांसी चढ़ा दिया, बेनजीर भुट्टो को बम से उड़वा दिया, और ये जो अभी तो आपका ये क्या नाम था इसका जो पाकिस्तान से भागा फिर रहा है, इसको गिरफ्तार करवाया था, जिसको प्रधानमंत्री चल रही है अभी, नवाज शरीफ की बात कर रहे हैं आप? नवाज शरीफ जी। है, और खुद ही अपने उसको परवेज मुशर्रफ को भगा दिया वहां से क्रिमिनल बता के। तो वो ऐसा पाकिस्तान यहाँ बनाना चाहते हैं जितना का हिंदुस्तान में है, उत्तर प्रदेश के अंदर क्या उनको लगता है, चाहते हैं जितना को याद करके। आप अखिलेश का राजनीतिक माइंडसेट समझिए सर, और उसका विश्लेषण करिए कि उनको लगता है कि सपा का अधिकार मुस्लिम वोट बैंक पर है, और सपा को कहीं से ऐसी गलतफहमी नहीं है, ऐसा सपा को लगता है कि वो मुसलमान इससे और खुश होगा जब जिन्ना प्रेम दिखाया जाएगा सपा के किसी बड़े नेता की तरफ से, शायद इसीलिए उन्होंने बोला है। ये जो मानसिकता है ना अखिलेश की, जी। अखिलेश ने इतिहास पढ़ा नहीं है। मेरा मौलाना आजाद को पढ़ रहे, कभी अखिलेश से पूछिए मुस्लिम मकबूल शेरवानी का नाम सुना है? 19 साल का युवक था, और जब पाकिस्तान की फौज और कबायली कश्मीर में आ रहे थे तो अपनी मोटरसाइकिल पे 2 दिन तक उन्हें गुमराह करता रहा, जी। 30 रास्ते में बच जाना, भारत की फौज आ गई है। जी। और वो 2 दिन हमारे लिए बहुत अहम साबित हुए थे, और जब पाकिस्तानियों को पता लगा तो मकबूल शेरवानी को 14 गोली मारी गई थी, जी। और उसके शरीर के टुकड़े काट के डाल दिए गए थे। अखिलेश को ये भी बताइए एक हवलदार अब्दुल हमीद भी था, जिसने कितने टैंक तोड़े थे। उसको ये भी बताइएगा कि यूपी में अजीमुल्लाह भी था जो नाना साहब का साथी था, एक अजीजत माई भी थी कानपुर के अंदर जो लड़ी थी अंग्रेजों से, जी। अशफाकुल्लाह भी थे। तो खाली जितना नहीं था हिंदुस्तान के अंदर, ये तो इन्होंने मुस्लिम वोट बैंक लेने के लिए यही मैं कह रहा हूँ आपसे। चाहते ये है कि मदरसे के अंदर सिर्फ जिन्ना और लियाकत अली पढ़ाई जाए। मैं आपसे यही पूछना चाहता हूँ, उसके उस माइंडसेट को समझिए। क्या कारण है कि जिन्ना अक्सर मुस्लिम प्रेम, मुस्लिम एकत्रीकरण और मुस्लिम सेंटिमेंट से जोड़ दिए जाते हैं, जबकि यहाँ जो इतिहास अभी तक पढ़ाया गया वो ये है कि जिन्ना तो बहुत प्रोग्रेसिव थे, वो नेहरू की जिद के कारण गांधी जी को मजबूर होना पड़ा, और कहीं जिन्ना को प्रधानमंत्री बना दिया गया होता तो इस देश का बंटवारा ही नहीं होता। नहीं। जी। जी। ये एक ऐसा हिस्ट्री का नैरेटिव गलत बताया जाता है, और मेरे से एक बात और सुन लीजिए आप। जी। जी। इसके ऊपर हमारे यहाँ शोध ही नहीं होने दी गई। एक बात समझ लीजिए कि जिन्ना पाकिस्तान बनने के बाद में, जिन्ना के बनने के बाद पाकिस्तान में आर्मी रूम ही क्यों आया? पाकिस्तान बनाने के पीछे जो असली लोग थे जो इसकी डिमांड कर रहे थे, वो थे नवाब ऑफ छतारी, ढाका का नवाब। जी। जो ये नवाब ऑफ छतारी हिंदुस्तान में ही रहे, पाकिस्तान नहीं गए। और ये मत भूलिए कि जिन इलाकों में पाकिस्तान की डिमांड थी वो पाकिस्तान में नहीं गए। पंजाब के अंदर कभी मुस्लिम लीग की हुकूमत नहीं रही थी, यूनियनिस्ट पार्टी थी। बंगाल के अंदर प्रजा कृषक पार्टी थी। बिल्कुल बिल्कुल। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर के अंदर बहादुर शाह गफ्फार साहब का लाल कुर्ती थे, जी। अब्दुल गफ्फार खान साहब के। जी। 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 सिर्फ एक सिंध प्रांत ऐसा था जहाँ पे मुस्लिम लीग की हुकूमत थी। तो क्या कारण बने कि 2 साल के अंदर पंजाब और बंगाल में भी मुस्लिम लीग की हुकूमत बन गई? तो नेहरू का तो योगदान है, खैर इसके अंदर जो भी है, क्योंकि नेहरू को एक डर लग गया था 45 के अंदर जी। कि कहीं बोझ वापस ना आ जाए। और बोझ के ऊपर 1945 के नवंबर में मुस्लिम लीग का सेक्रेटरी ये कहता है कलकत्ता में कि हम आईएनए को कैसे सपोर्ट कर सकते हैं, अगर बोझ हिंदुस्तान आ जाता, आईएनए जीत जाती, तो हमारी पाकिस्तान की डिमांड का क्या होता? जी। उसने तो वहां से रहते हुए सिंगापुर से भाषण दिया था जी। कि जिन्ना से बात करने की कोई जरूरत नहीं है, जब गांधी जिन्ना से मिल रहे थे। जी। और यही जिन्ना को था।
मैं आपसे अगला सवाल करूं उसके पहले मैं योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश की बात पर, अखिलेश के बयान पर जो प्रतिक्रिया दी है वो सुनाना चाहूंगा। जिन्ना से इस राष्ट्र को जोड़ने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना कर रहे थे। भाइयों बहनों, ये वक्तव्य अत्यंत शर्मनाक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत की एकता और अखंडता के आधार हैं, उसके शिल्पी हैं और वर्तमान में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार करने का कार्य किया जा रहा है। लेकिन आजाद भारत को एक भारत के रूप में रखने, अखंड भारत के रूप में वर्तमान भारत को रखने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो वह सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है, जो पूरा देश लौह पुरुष के रूप में मानता है। लेकिन कल उनका वह विभाजनकारी मानसिकता एक बार फिर से सामने आ गई जब उन्होंने सरदार पटेल को जिन्ना के समकक्ष रख करके देश तोड़क जिन्ना को महिमा मंडित करने का प्रयास किया है। मुझे लगता है भारत की जनता इस विभाजनकारी मानसिकता को कभी स्वीकार नहीं करेगी और उत्तर प्रदेश की जनता को हरगिज स्वीकार नहीं करेगी। ये तालिबानी मानसिकता है जो हमेशा तोड़ने में विश्वास करता है। पहले सामाजिक तालिबानों को जाति के नाम पर और तमाम अन्य वादों के आधार पर तोड़ने की प्रवृत्ति, और जब अपने मंसूबों पर सफल नहीं हो रहे हैं तो अब महापुरुषों पर लांछन लगा करके पूरे के पूरे समाज को अपमानित करने का प्रयास हो रहा है। इस दुष्प्रवृत्ति को कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता है और पूरे समाज को और पूरे प्रदेश को इसकी निंदा करनी चाहिए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को अपने इस कृत्य के लिए प्रदेश की जनता से माफी मांगनी चाहिए, देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए कि भारत की अखंडता के शिल्पी सरदार वल्लभ भाई पटेल का यह अपमान देश कभी स्वीकार नहीं कर सकता। देश तो सुना आपने, योगी आदित्यनाथ ने कहा है सीधे सीधे कि ये विभाजनकारी रणनीति है और इस नीति पर प्रदेश को बांटने की एक बड़ी कवायद है। वैसे तो इस प्रदेश की जनता इतनी समझदार है कि कम से कम जिन्ना के नाम पर अखिलेश यादव जो राजनीति करना चाहते हैं वो सहज समझा जा सकता है। हमारे साथ प्रोफेसर कपिल कुमार इतिहासविद हैं जो जिन्ना की राजनीति और जिन्ना की सोच पर टिप्पणी कर रहे हैं। प्रोफेसर कपिल, एक बार फिर स्वागत है आपका। सुना आपने किस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने प्रतिक्रिया दी। क्या ऐसी बात है कि वो विभाजनकारी रणनीति या नीति कोई भी नेता मुस्लिम वोट बैंक को पकड़ने के लिए, उस पर कब्जा करने के लिए, कब्जा जमाने के लिए ऐसा सब कुछ करता है? जिन्ना इतने बड़े सिंबल क्यों हो जाते हैं, यही मैं जानना चाहता हूं आपसे। ऐसा है जी, कि एक तो मुझे लगता है कि अखिलेश यादव जो लाल टोपी पहनते हैं तो इनके ऊपर कुछ जिनफिन का, कम्युनिस्टों का भी असर हो गया है। जिनफिन का देश को तोड़ो तो लाल टोपी का इनके दिमाग पे असर हो गया है। और दिक्कत क्या है कि साइकिल इनकी पंचर हो चुकी है। अब वो पिछले चुनाव में जो साइकिल पंचर हो गई 2 बार, तो उस साइकिल को आगे कैसे ले जाए? तो लाल टोपी का जो लोग है वो लगाते हैं और सोचते हैं कि जिन्ना के नाम से जो है उसके पैदल घुमा लेंगे मुस्लिम वोट लेने के लिए। ये भूल जाते हैं कि 47 में भी एक जमायत उलमा हिंद था, अंसार थे, अरहार थे, जमहूरी मुस्लिम लीग थी, जिन्होंने खुल के पार्टीशन का विरोध किया था। बिल्कुल। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस के लोग थे। और ये एक चीज मैं आपको और बताऊं, और जो मैं कहूंगा कि हमारे जो युवा मुस्लिम भाई हैं उनसे मेरा एक सवाल है कि जरा अखिलेश की गिरबान में हाथ डाल करके एक सवाल पूछे। ये और इनके जो नेता हैं, दो एक, क्या नाम है वो रामपुर वाले जो है वो, जी, आजम खान साहब की बात कर खान साहब जी, इनके गले में गिरबान में डाल के एक हाथ पूछे कि भाई आपकी तो बड़े दिन तक हुकूमत रही यूपी के अंदर, मुलायम सिंह भी रहे, अखिलेश भी रहे, कि मुसलमान तो गरीब है, मुसलमान कमजोर है, मनुष्य के लड़की MSc
खैर सर, ये राजनीतिक सवाल हो गया। नहीं, राजनीतिक तो होगा क्योंकि उससे जिम्मेदार ये जुड़ा हुआ है। क्योंकि जिन्ना के नाम पे, मजहब के नाम पे गरीब मुसलमान को महंगा करके मैं आपसे सर, को लूटने का एक तरीका बना दिया। प्रोफेसर कपिल, मैं आपसे यही तो पूछना चाहता हूं, जो सवाल आप तमाम टीवी चैनल्स पर बैठते हैं, मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि जिन्ना यहां पर अगर उस व्यक्ति का जिक्र किया जाता है तो सीधे सीधे मुस्लिम सेंटिमेंट्स को एक साथ जोड़ने के लिए किया जाता है। मुस्लिम सेंटिमेंट को जोड़ने के लिए ही नहीं, उनको बेवकूफ बना करके जोड़ने के लिए। अच्छा, तो खाली जोड़ने के लिए नहीं, तो उनको बेवकूफ बना के जोड़ने के लिए। मैं आपसे तो और आगे सवाल कर रहा हूं ना, फिर जिन्ना की तस्वीरें जहां जहां हैं वहां हटा दी जाए। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के उस कैंपस से या उस हॉल से जिन्ना की तस्वीर हटाने में क्या प्रॉब्लम है? सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की है। आप ये कह रहे हैं दिवाकर जी, एक बात और सुन लीजिए। जी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय केंद्रीय विश्वविद्यालय है। हाँ, क्या सारे केंद्र के कानून लागू होते हैं विश्वविद्यालय में? ये लोग दलित और मुस्लिम की गठजोड़ की बात करते हैं। राजनीति के अंदर अकेला केंद्रीय विश्वविद्यालय है हिंदुस्तान के अंदर जहाँ पे दलित का रिजर्वेशन ना एडमिशन में है और ना नौकरी देने में है। तो ये किस दलित मूल्य में इसराइल की भी बात करते हैं और किस मुस्लिम उसकी बात करते हैं? ये पूरी की पूरी ये सैयद अहमद खान जितना इनके वो हो गए हैं। आपको मालूम होगा कि जब 1857 के क्रांतिकारी मुसलमानों ने अंग्रेजों से युद्ध लड़े थे तो सैयद अहमद खान ने उनको 50 बदमाश बताया था अपनी किताब दास्तान-ए-गदर के अंदर। यही ऊपर वाले कि भाई ये तो इनको जैसे मर्जी हाँक लो, जिन्ना का नाम देंगे इनको हाँक लो, जिन्ना के नाम हाँक लिए जाएंगे। क्योंकि कांग्रेस ने एक नीति बनाई थी कि मदरसों को खाली छोड़ दिया था, तो मदरसों के अंदर किसी राष्ट्रवादी मुसलमान की तो चर्चा नहीं की जाती, उसका नाम दिया नहीं जाता, बस लियाकत अली जिन्ना इनका गुणगान गाया जाता है। क्या दिलवा दिया मुझे बताइए। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, पाकिस्तान बनवा करके क्या दिलवा दिया मुसलमानों को जिन्ना ने? मुझे बताइए आप आज सिवाय पाकिस्तान को आतंकवाद का और दहशतगर्दी का अड्डा बनाने के अलावा क्या जिन्ना ने दिलवा दिया पाकिस्तान को बनवा करके? मैंने तो पूरी कविता लिखी थी कि जिन्ना का बच्चा था, एक मैंने गधे बेचने वालों के लिए पाकिस्तान नहीं बनवाया था, दहशतगर्दी के लिए नहीं बनवाया था। और वहां को भी देख करके कि पाकिस्तान का क्या हाल है, वहां के मुसलमान का क्या हाल है, ये समझते हैं कि हिंदुस्तान के मुसलमान को बेवकूफ बना के जिन्ना के नाम पे हिंदुस्तान के मुसलमान की वोट ले लेंगे। तो आपको नहीं समझ में आ रहा है कि अखिलेश यादव एक राजनीतिक पार्टी के सर्वे सर्वा है और उस भावनाओं को वो समझते हैं जिस भावना से जनता या मास कनेक्ट होती है। जिन्ना का नाम लेते ही मुसलमान खुश हो जाएगा, अखिलेश यादव से जुड़ जाएगा। खेल तो यही है। मैं देखिए ना अखिलेश यादव कोशिश कर ले, लेकिन मैं भारतीय मुसलमान को अभी भी इतना बेवकूफ नहीं मानूंगा कि वो जिन्ना के नाम पे जुड़ जाए। क्योंकि भारत का मुसलमान ये जानता है कि भारत के अंदर जो उसको आजादी और सहूलियत मिली हुई है वैसी एक भी आजादी और सहूलियत पाकिस्तान के मुसलमान को नहीं मिली हुई है। आज़ादी का जिक्र आपने किया। आज़ादी तो उन कश्मीरी छात्रों को भी मिली है जो आपने देखा होगा एक सप्ताह पहले एक मैच के बाद किस तरीके से कश्मीरी छात्र जो है हिंदुस्तान मुर्दाबाद और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। बच्चे बच्चियां किस तरीके से हॉस्टल में या कॉमन हॉल में बैठ करके उसको सेलिब्रेट कर रहे थे। ये तो मानसिकता है सर। इसी मानसिकता से तो कहीं ना कहीं जिन्ना भी कनेक्ट होते हैं ना। बिल्कुल कनेक्ट होते हैं साहब, जितना ही नहीं और भी बहुत से कनेक्ट होते हैं, और भी बहुत से कनेक्ट होते हैं। मेरा सवाल आपसे यही है। मेरा आपको उत्तर मैं ये दे रहा हूँ आपके सवाल का जी कि इस मानसिकता को बढ़ाने में कांग्रेस का 47 के बाद बहुत बड़ा हाथ रहा। क्या कारण था? सेकुलरिज्म, स्यूडो सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म तक बात होती तब भी समझ में आती। जी ये तो अपीजमेंट था। जी जी आप मनमोहन सिंह का वो स्टेटमेंट भूल गए कि देश के जो संसाधन है उसके ऊपर सबसे पहला अधिकार माइनॉरिटीज का है। कि तुम गाली भी निकालो, जो भी कुछ करो, हर चीज का अधिकार तुम्हारे पे है पहले। और देखिए एक
पाकिस्तान से वीजा लेके हिंदुस्तान आए और भारत में गायब हो गए। पाकिस्तान ने कभी नहीं पूछा कि कहाँ गायब हो गए। ये वो है जो स्लीपिंग एजेंट है, ये वो है जो आज यहाँ भड़काते हैं, ISIS की बात करते हैं, तालिबान की बात करते हैं। आप राजनीतिक मुद्दों पर भी खुलकर बोल रहे हैं। जिन्ना की एंट्री दिला करके उत्तर प्रदेश की चुनावी जो बयार है और उसकी जो दिशा और दशा होने वाली है, उस पर भी आप कुछ आकलन कर रहे हैं, उस पर भी आप कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे? जी जरूर करूंगा, मैं बताता हूँ आपको कि क्या हुआ, क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, मैं मेरठ से हूँ। जी 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 जी, मुझे पता है। और मैं आपको बता दूं अब इसमें क्या होगा। जी ये आज जिन्ना को लेकर कूदे हैं, अभी कल ओवैसी देखिएगा किसको लेकर कूदते हैं। वो क्या कहते हैं, क्योंकि वो भी तो पुरानी रजाकर खानदान से है, उनके पिता भी तो रजाकरों के थे, वो जो राजनीति कर रहे हैं, तो फिर रजाकर क्या लेके घूमते हैं। और फिर हम देखते हैं कि प्रियंका गांधी क्या बोलती है इसके ऊपर, समझे, क्यों किसको अपनाती है, रजाकरों को अपनाती है या जिन्ना को अपनाती है वोट लेने के लिए। आपको लगता है कि ओवैसी अखिलेश की भाषा या उसकी हाँ में हाँ मिलाएंगे? हाँ या नहीं मिलाएगा। उसे अब देखिए, ओवैसी बड़ा लंबी दौड़ दौड़ रहा है। जी जैसे बिहार में उसने 4-5 सीट जीत ली ना, तो वो तो खुद जिन्ना का आज का आधुनिक रूप है जिन्ना का, तो वो तो लंबी दौड़ खेल रहा है। उसको तो यूपी में अपनी बैठ बनानी है, तो 2 सीट जीते, 4 सीट जीते, उसे वो जीतनी है। तभी वो जो है कि मुसलमान को क्या दिया, मुसलमान को क्या दिया, ये करता फिर रहा है। अरे भाई तू बता, अगर मुसलमान को इस देश में कुछ नहीं दिया तो तू अरबपति कैसे है? आपको नहीं लगता कि यूपी का जो चुनाव, जो विपक्ष आरोप लगाती है कि धर्म और संप्रदाय पर ये चुनाव लड़ा जाएगा, उसका सांप्रदायिकरण कर दिया गया है और उसकी शुरुआत अखिलेश यादव ने इन शब्दों में या इन वाक्यों में कर दी है? कोई नई बात नहीं है। मैं बचपन से चुनाव देख रहा हूँ यूपी के। 69 से मेरे को चुनाव याद है। मेरठ सिटी से मोहनलाल कपूर खड़ा हुआ करते थे जनसंघ के, और एक मुस्लिम लीग के खड़ा हुआ करते थे, मैं नाम बोल रहा हूँ उनका। तो चुनाव तब भी सांप्रदायिकता में बदल दिया जाता था। ये कोई नई चीज नहीं है कि चुनाव को सांप्रदायिकता में बदल दिया जा रहा है। फायदा किसको होगा? इसके उल्टा मैं और बताऊंगा आपको जी इस पे एक और भड़काने की बात सांप्रदायिक और आ गई है कि 2014 और 19 के जो चुनाव हुए हैं, जी या 17 के जो चुनाव हुए हैं, इसमें सांप्रदायिकता काफी हद तक टूटी थी। तो वापस उसको लाने के लिए कि कोई मुसलमान जो है बीजेपी की तरफ देखे ना, जी तो वो प्रयास सांप्रदायिकता का पूरा शुरू हो गया है। उसका फायदा बीजेपी को नहीं मिलेगा? आपको नहीं लग रहा है कि बीजेपी तो खुश होगी कि अखिलेश ज्यादा जिन्ना प्रेम दिखाएं? देखिए मैं जितना मैं स्टडी कर पा रहा हूँ, एनालाइज कर पा रहा हूँ, जी बीजेपी इस बात से कभी खुश नहीं होगी कि देश के अंदर जिन्ना को याद करने वालों को फैलाया जाए मुसलमानों में, और उस लाइन के ऊपर देश को आगे बढ़ाया जाए। मैं नहीं समझ। लेकिन अगर अखिलेश यादव बढ़ा रहे हैं तो बीजेपी रोकना तो नहीं चाहेगी, ये तो आप मानेंगे ना? लोग तो बीजेपी के लिए जवाब दे रही है बीजेपी, लेकिन मुझे एक बात बताइए, बीजेपी को फायदा तब हो जब जिस तरीके से देखिए करीब हमारे यहाँ संविधान है, इस संविधान में धर्म का इस्तेमाल नहीं होगा। अगर आप मुसलमान के नाम पे वोट मांगते हैं तो बड़ी अच्छी बात है, कोई संविधान को नहीं तोड़ा जा रहा, और अगर आप हिंदू के नाम पे वोट मांगते हैं तो आपने संविधान तोड़ दिया। तो बीजेपी को तो फायदा तब हो जबकि सारे हिंदू एक होकर के वोट दें। मुझे बताइए हिंदू सांप्रदायिक कब रहा है? देखिए इस देश में 4 धर्म पैदा हुए, हिंदू धर्म हुआ, बौद्ध धर्म हुआ, जैन धर्म हुआ, सिख धर्म हुआ। इन चारों धर्मों में से किसी भी धर्म ने तलवार लेकर के अपने धर्म का प्रचार नहीं किया। जी और अगर हिंदू सांप्रदायिक होता तो 47 के अंदर कभी बंटवारा नहीं हो पाता देश का। तो कुल मिला के प्रोफेसर कपिल, आप मानते हैं कि अखिलेश यादव ने जो कुछ भी कहा है वो बात बहुत दूर तक नहीं जाएगी? देखते हैं अखिलेश कितनी दूर तक इसे ले जाना चाहते हैं। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी इंतजार करिए उनका, शाम तक वो आ जाएंगे, सफाई का बयान आ जाएगा।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने तो प्रेडिक्शन भी कर दिया कि शाम तक या 1-2 दिन के अंदर वो सफाई भी दे देंगे कि जिन्ना पर उन्होंने क्या कहा और वो क्या कहना चाहते थे, जिसे तोड़ मरोड़ के पेश किया गया। आप शायद यही कहना चाहते हैं। प्रोफेसर कपिल, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने महत्वपूर्ण जानकारी दी और इतिहास के उन संदर्भों, उन प्रसंगों का जिक्र किया जो एवी स्टार न्यूज के माध्यम से पूरे देश तक जरूर जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सुना आपने किस तरीके से एक इतिहासविद ने उस पूरे प्रकरण पर प्रकाश डालने की कोशिश की जहां जिन्ना को इतना ज्यादा महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। और प्रोफेसर कपिल के मुताबिक जिन्ना भारत की आज़ादी की लड़ाई लड़े ही नहीं, और इसके संदर्भ में और इसके प्रसंग सहित उन्होंने प्रमाण के साथ कई ऐसी बातें की जो आप लोगों ने सुना और देखा। आप उससे कितना सहमत हैं ये बताइए, अगर असहमत हैं तो भी बताइए। निश्चित रूप से सहमति और असहमति के रास्ते पर एक जनमत जरूर तैयार होगा और वहां सच खड़ा हुआ होगा, और वही सच हमारे आपके लिए प्रेय है। फिलहाल एवी स्टार न्यूज में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए एवी स्टार न्यूज, क्योंकि यहां खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। दीजिए इजाजत।